हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज तक मुझे इतनी ज़्यादा वीडियो रिक्वेस्ट किसी एक गेम को के ऊपर वीडियो बनाने के लिए नहीं मिली जितनी आज की हमारी इस गेम के ऊपर मुझे वीडियो रिक्वेस्ट मिली है। मैं सबके नाम नहीं ले सकता। आई थिंक शायद 15 या 20 से ज़्यादा लोगों ने मुझसे इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जहां मिखाइल टाल ने एग्जैक्टली एक मूव पर 40 मिनट तक सोचा था। फ्रेंड्स, मैंने उस समय वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि कुछ ज़्यादा वीडियोस थी, शायद 2 या 3 यूट्यूब चैनल्स पर एग्जैक्टली यही स्टोरी चल रही थी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ा कूलिंग ऑफ देना चाहिए और उसके बाद मैं इस गेम पर वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी 1964 में। सॉरी, मैं उन सब लोगों के नाम नहीं ले सकता क्योंकि 15 से 20 लोग हैं एक साथ, तो जिन्होंने भी मुझसे इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अब गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम का मुकाबला हुआ था यूएसएसआर चैंपियनशिप 1964-65 की थी। फोर्थ राउंड का ये मुकाबला था मिखाइल टाल वर्सेस एवगेनी वेस्यूकोव के बीच में। तो फ्रेंड्स, एक अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर हम चेस खेल रहे हैं, खेलते खेलते अपनी कैलकुलेशंस में इतने मशगूल हो जाते हैं कि चेस छोड़ देते हैं और कोई और स्टोरी सोचने लग जाते हैं। यही कुछ हादसा या घटना मिखाइल टाल के साथ यहाँ इस गेम में हुई थी और श्रेय किसी और तरीके से मिखाइल टाल को मिला। तो चलिए सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ मिखाइल टाल ने की थी E4 के साथ, तो C6 कारोकान डिफेंस। यहाँ एवगिनी ने शुरू किया, नाइट C3 D5 D4 E takes D4 नाइट टेक्स D4 देन नाइट D7 स्क्वायर पर ब्लैक थोड़ी क्रैम्प्ड पोजीशन में ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ मूव है, थोड़ा प्रीमेच्योर भी है मेरा कहना। नाइट F3 देन नाइट एट G गोज टू F6 नाइट G3 E6 बिशप D3 C5 व्हाइट कैसल C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4 बिशप C5 स्क्वायर पर नाइट पर अटैक है तो नाइट वापस F3 स्क्वायर पर चला गया और ब्लैक ने अब कहीं जाकर यहाँ कैसल किया। क्वीन गई E2 स्क्वायर पर देन B6 बिशप F4 तो बिशप D7 रुक एट A गोज टू D1 और यहाँ व्हाइट ने अपनी क्वीन रुक को क्वीन के सामने प्लेस किया। ऑब्वियस मूव है, सेंट्रलाइजिंग द रुक। नाइट D5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, बिशप पर अटैक बना तो बिशप गया G5 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बनाने के लिए। यही चेस की टसल होती है। क्वीन C7 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा, देन नाइट H5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, इस तरह की पोजीशन मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। क्यों मैं यहाँ कॉम्प्लिकेटेड इस पोजीशन को क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ देखिए। नाइट और बिशप टेक्निकली दोनों बिना किसी जोर के रखे हुए हैं, पहली बात तो मैं इसे व्हाइट का ड्रॉबैक मानता हूँ। दूसरी बात, ये दोनों नाइट और बिशप बहुत एडवांस पोजीशन में है और खासकर ये लाइट स्क्वाड बिशप व्हाइट का, जो काफी स्ट्रॉन्ग इन डेप्थ रीच बना रहा है ब्लैक के कैसल स्ट्रक्चर तक। तो माइट भी अगर ब्लैक यहाँ कोई चूक कर दे तो शायद कुछ F6 स्क्वायर पर किसी तरह का कोई गेम प्ले आ सकता है, माइट भी, लेकिन वो काफी प्रीमेच्योर होगा। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ विग्नी ने अपने किंग को H8 स्क्वायर पर प्लेस किया। वैसे H1 भी आगे पुश किया जा सकता था, बिशप पर ये अटैक बना तो ज्यादा बेटर था क्योंकि व्हाइट, मुझे नहीं लगता, माइट भी, लेकिन मिखाइल टाली गेम है, माइट भी कुछ भी हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरह का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था। बिशप E4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, नाइट पर अटैक बनाया और मिखाइल टाल की प्लानिंग थोड़ा समझ में आती है। यहाँ F6 स्क्वायर पर गेम का पूरा फोकस होने वाला है। 3 डिफेंडर है यहाँ इस F6 स्क्वायर के और व्हाइट के 2 अटैकर है फिलहाल, तो कम से कम एक डिफेंडर को तो रिमूव करो। यही सी प्लानिंग के शायद इसी प्लानिंग के तहत शायद मिखाइल टाल ने अपने बिशप को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया होगा। F6 काउंटर डिफेंस शुरू हो चुका है, बिशप पर अटैक बना है तो बिशप गया H4 स्क्वायर पर, देन बिशप D6 और यहाँ डायरेक्टली इस H2 पॉइंट पर अटैक है। C4 नाइट पर अटैक है। पहले अपना डिफेंस तो कर लिया जाए, लेकिन मिखाइल टाल डिफेंस नहीं करते, वो अटैक करते हैं। नाइट पर अटैक बनाया तो एविग्नी ने यहाँ बिशप A6 किया और ये स्मार्ट मूव है, पॉन को ही पिन कर दिया, मीन्स अटैकर को ही पिन कर दिया गया। और फ्रेंड्स, यही वो मूव है जहां पर मिखाइल टाल ने 40 मिनट तक सोचा था और इस 40 मिनट की जो सोच है मिखाइल टाल की, नॉर्मल हम लोगों को कब पता लगी या किस तरह से पता लगी, यहाँ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एक चेस मैगजीन में, जो कि मिखाइल टाल ने अपनी एक बुक है, बुक का नाम जस्ट एक सेकेंड, बुक का नाम है द लाइफ एंड द गेम्स ऑफ मिखाइल टाल। उसमें उन्होंने यहाँ इस गेम के बारे में खुद बताया। इस ये जो 40 मिनट की जो
उनकी कैलकुलेशंस थी उसके बारे में यहाँ खुद बताया है। एक इंटरव्यू था जहाँ इंटरव्यू करने वाले ने मिखाइल टाल से पूछा था कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आप चेस खेलते खेलते किसी और दुनिया में पहुंच गए हो, कुछ और किसी और चीज के बारे में सोचने लगे हो। तो मिखाइल टाल ने इसी गेम के इसी मूव का जिक्र किया था। यहाँ मिखाइल टाल कुछ कैलकुलेशंस कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू मिखाइल टाल वे यहाँ चाहते थे नाइट टेक्स G7 करना, लेकिन इसके वो सब वेरिएशंस जब कैलकुलेट कर रहे थे तो वो काफी मुश्किल थे। जब उन्होंने कैलकुलेट करना शुरू किया तो पता लगा कि वो बहुत ज्यादा थॉट से उनका दिमाग भर गया है। वो हर एक मूव पॉसिबिलिटी को यहाँ सोच रहे थे, ओपोनेंट की तरफ से क्या मूव चला जा सकता है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना ज्यादा सोचते थे उतनी परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो उनके फेवर में नहीं आ रही थी। और आखिरकार सोचते सोचते ट्री ऑफ वेरिएशन से उनका दिमाग पूरी तरह से भर गया। ट्री ऑफ वेरिएशन जैसे हम कोई वेरिएशन सोचते हैं, फिर सब ब्रांचेस, अंदर सब ब्रांचेस, तो ट्री ऑफ वेरिएशन वर्ड यूज होता है इस चीज के लिए। तो उसका टेक्निक ये है कि कट ऑफ द स्मॉल ब्रांचेस, और यही वर्ड एग्जैक्टली मिखाइल टाल ने यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन में यूज भी किया था। तो सोचते सोचते जब वो बहुत ज्यादा थक गए, आई थिंक मैं तो थक गया था, सोचते सोचते उन्हें एक काफी मशहूर कहावत है, उन्होंने उनका नाम दिया है केविन इवानोविक चोकोवस्की। काफी डिफिकल्ट नाम होते हैं लोगों के। उनके एक कहावत का जिक्र उनके दिमाग में आया कि हिप्पोपोटामस को मार्स में से कैसे बाहर निकाले, मीन्स दरियाई घोड़े को दलदल में से कैसे बाहर निकाले। तो इस चेस को छोड़कर उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है, और चेस बोर्ड पर न जाने कहां से मिखाइल टाल के सामने एक हिप्पोपोटामस आ गया, और वो सोचते रहे कि मैं इस दरियाई घोड़े को बाहर कैसे निकालूं। उन्होंने जैक का इस्तेमाल करने का सोचा, लीवर का इस्तेमाल करने का सोचा, मीन्स लकड़ी लगाकर बाहर निकालने का इस्तेमाल करने का सोचा। हेलीकॉप्टर को मंगाया, हेलीकॉप्टर भी उस दरियाई घोड़े को बाहर नहीं निकाल पाया। रस्सियों की सीढ़ियां बनाने की कोशिश की बहुत, लेकिन कुल मिलाकर वो दरियाई घोड़े को, हिप्पोपोटामस को वहां से बाहर नहीं निकाल पाए। तो उन्होंने बाद में सोचा कि ठीक है, जाता है तो जाने दो। थोड़ी देर बाद, और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जाता है तो जाने दो, थोड़ी देर बाद जब थॉट्स दोबारा प्रोसेस में आते हैं तब कहीं जाकर दिमाग कूल डाउन होता है और रिकैलकुलेट करना शुरू होता है। फाइनली वही हुआ। थोड़ी देर बाद रिया घोड़ा बोर्ड से जिस तरह से आया था उसी तरह से वापस चला गया, और जो इंट्यूटिव मूव था मिखाइल टाल का, उसमें कुछ उन्हें पॉसिबिलिटीज नजर आई जो कि हाफ हार्टेड थी, कंप्लीटली नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ अपने इस नाइट को सेक्रीफाइस किया इस G7 स्क्वायर पर। उनकी थिंकिंग ये थी कि जब मैं ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ इतने सब वेरिएशंस को, तो सामने वाला भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, होता भी ऐसे ही है। तो यहाँ मिखाइल टाल ने फाइनली किया नाइट टेक्स G7, और इस नाइट सेक्रीफाइस को किया। किन कैलकुलेशंस के साथ किया फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। किंग टेक्स G7 होने के बाद सारा गेम का फोकस यहाँ इस E6 स्क्वायर, E6 अनडिफेंडेड नाइट पर है। नाइट D4 होना ही है, और नाइट D4 के बाद आप यहाँ देखिए पॉन पर अटैक है, किंग क्वीन पर फॉक है, इवन रॉयल फॉक है, रुक तक भी ये फॉक पहुंचती है। तो नाइट सेक्रीफाइस कुछ हद तक लॉजिकल था, लेकिन ब्लैक यहाँ नाइट C5 करेगा ही करेगा, और यही मूव किया भी था। यहाँ इस पॉन का डिफेंस कर दिया, पर व्हाइट को जो एडवांटेज था वो यहाँ एक चेक के साथ इधर इस E6 स्क्वायर तक, E6 पॉन तक अपने अटैक को दोबारा लगाने का था। अभी फिलहाल अगर नाइट एक्स E6 चेक किया गया तो नाइट एक्स E6 हो जाएगा और सारी प्रॉब्लम यही खराब हो जाएगी। बिशप टेक्स D5 वगैरह वगैरह इस तरह कोई मूव चला जा सकता है, लेकिन यहाँ क्वीन G4 चेक पहले मिखाइल टाल ने किया, किंग गया H8 स्क्वायर पर, और उसके बाद नाइट एक्स E6, क्वीन और रुक पर फाइनली फॉक लगी। नाइट एक्स E6, क्वीन टेक्स E6, और अपना जो मेटल सेक्रीफाइस किया था मिखाइल टाल ने, वो यहाँ उन्होंने वापस लेने की कोशिश की। किस तरह से, यहाँ आप इस नाइट को देखिए, नाइट और उसके बाद यहाँ रुक तक ये अटैक जा रहा है। तो यहाँ ब्लैक ने पहले अपने इस रुक को बचाया E8 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स D5, और यहाँ अब ये जो इतनी लंबी कैलकुलेशन, 40 मिनट की कैलकुलेशन के बाद आखिर मिखाइल टाल को मिला क्या, एक पॉन, नथिंग एल्स। आप यहाँ 4 पॉन्स हैं, यहाँ 6 पॉन्स, सॉरी 2 पॉन्स, लेकिन एक पॉन यहाँ अधर में लटका हुआ है। अधर में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये C5 पॉन बहुत देर तक नहीं रहने वाला है। बिशप टेक्स H2 चेक, एक पॉन तो ये गया, किंग गया H1 स्क्वायर पर, देन अब बिशप टेक्स C4 की ऑप्शन अवेलेबल थी, शायद करनी चाहिए थी। क्वीन F5 जैसा कोई मूव यहाँ अगर व्हाइट चल देता, ओके, सीधा चेकमेट की थ्रेट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि क्वीन एक्सचेंज के बाद यहाँ बिशप
को टारगेट किया जा सकता है, बिशप टेक्स F1 किया जा सकता है, लेकिन बिशप टेक्स F6 चेक होगा, रूक टेक्स F6 करना पड़ेगा, क्वीन टेक्स F6 चेक, क्वीन G7 स्क्वायर पर, और एक पॉन की लीड यहाँ इस वेरिएशन से मिखाइल टाल ले सकते थे। पर यहाँ और क्या किया जा सकता है, मेरे ख्याल से F5 की ऑप्शन भी कंसिडर की जा सकती थी, उस थ्रेट को ही खत्म कर दो, ये भी हो सकता था। लेकिन अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएं तो बिशप टेक्स F5 एक पॉन फिर भी मिलता है, बिशप टेक्स E4, क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन D4 चेक जैसा कोई मूव चला जा सकता है, बिशप E5 स्क्वायर पर आकर इसको डिफेंस स्क्वायर क्या रखा है। एक पॉन की लीड मिखाइल टाल लगभग हर पॉसिबिलिटी में यहाँ निकाल कर लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ ब्लैक ने पहले क्वीन को F4 स्क्वायर पर लिया ताकि ये क्वीन यहाँ पहले तो F5 स्क्वायर पर आ नहीं पाए, और दूसरी बात यहाँ बिशप, इवन दोनों बिशप्स पर डबल अटैक है, और अब इसका डिफेंस करना मिखाइल टाल के लिए बहुत मुश्किल था। वो जो सब ब्रांचेस वेरिएशन ऑफ ट्री की जिसकी बात कर रहे थे, यही वो कॉम्प्लिकेशंस थी जहां मिखाइल टाल अपने कैलकुलेशंस में उस हिप्पोपोटामस तक पहुंच गए थे। तो अब यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ मिखाइल टाल ने किया क्वीन H5, और क्वीन के H5 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट तो है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम नहीं है। यहाँ रुक से बिशप लिया जा सकता है या क्वीन से बिशप लिया जा सकता है। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ रुक टेक्स E4 ब्लैक करता है तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है फ्रेंड्स, तो पॉसिबिलिटी बनती है रुक D7 की, और रुक D7 की पॉसिबिलिटी के बाद क्या कोई तरीका होगा इस चेकमेट से बचने का। एक तरीका है, ब्लैक को यहाँ अपनी क्वीन सेक्रीफाइस करनी होगी, क्वीन F5 स्क्वायर पर जाएगी, देन उसके बाद क्वीन टेक्स F5, देन रुक टेक्स H2। तो जो पॉसिबिलिटी मैं मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद व्हाइट के फेवर में थी, नहीं व्हाइट के फेवर में कंप्लीटली नहीं है, गेम अभी भी फंसी हुई है। यहाँ आप देखिए इस रुक की पोजीशन, बिशप की पोजीशन, और लाइट स्क्वायर्ड बिशप की पोजीशन, सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी भी एडवांटेज में क्लियरली यहाँ व्हाइट होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक चांस है कि ब्लैक यहाँ इस गेम को ड्रॉ करा कर ले जाए, और शायद यही वो वेरिएशंस थे जिसमें मिखाइल टाल काफी ज्यादा पेनिट्रेटिव कैलकुलेशन कर रहे थे। यहाँ ब्लैक ने किया क्वीन टेक्स E4, बिशप को लिया, और अब किंग टेक्स H2 वाज इन ऑप्शन, शायद करना चाहिए था। चलिए यहाँ रुक एट F गोज टू E1, और यहाँ क्वीन पर एंड देन रुक पर, क्योंकि यहाँ देखिए दूसरी क्वीन भी बहुत अच्छे स्क्वायर पर रखी हुई है, तो मेरे ख्याल से क्वीन टेक्स E1, क्वीन देकर दो रुक्स ले लिए हैं, रुक टेक्स E1 चेक, किंग टेक्स H2, देन रुक E7 जैसा कोई मूव चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट यहाँ अपनी क्वीन को H6 स्क्वायर पर ले जाकर रुक पर अटैक बनाएगा, उसके बाद यहाँ बिशप से चेक दी जाएगी, लेकिन उसके बाद रुक F7 स्क्वायर पर आ जाएगा, और काफी देर तक ये सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यहाँ एविग्नी ने क्वीन को G6 स्क्वायर पर लिया, ऑफरिंग क्वीन एक्शंस वाज इन ऑप्शन, और जो मिखाइल टाल ने एक्सेप्ट भी की थी, लेकिन बिशप टेक्स F6 चेक वाज बेटर, क्योंकि क्वीन टेक्स F6 चेक होगा, उसके बाद रुक टेक्स E8 के, और ये जो क्वीन बहुत देर से यहाँ इस E8 स्क्वायर तक अपनी रीच बना के रखा हुआ है इसने, वो बहुत डेडली था। खैर यहाँ मिखाइल टाल ने क्वीन टेक्स G6 किया था, क्यों किया था, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब रुक टेक्स E1 शायद ब्लैक कर सकता, करना चाहिए था, और यही वो मूव था जिसके बाद यहाँ ब्लैक इस गेम में किसी भी तरह की कोई वापसी कर सकता था। रुक टेक्स E1 होता, देन H टेक्स G6 होता, किंग टेक्स H2 हो जाता, और यहाँ 4 पॉन वर्सेस 5 पॉन तो नहीं कहेंगे, बिशप टेक्स C4 होने के बाद यहाँ बिल्कुल इक्वल पोजीशन होती यहाँ इस गेम में। तो फ्रेंड्स ये शायद एविग्नी यहाँ इस मूव को मिस कर गए, उन्होंने यहाँ किया H टेक्स G6, बिशप टेक्स F6 चेक, और यहाँ चेक दी, क्यों, रुक पर अटैक बनाना, एक्सचेंज अप होने का मौका लिया है मिखाइल टाल ने, या एक पॉन की लीड ली। Rook takes F6 was not an option because Rook takes E8 check and that's it. तो यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा किंग G8, देन Rook takes E8, Rook takes E8, King takes H2, और फाइनली एक पॉन की लीड, एग्जैक्टली सॉरी 2 पॉन की लीड है, लेकिन बिशप टेक्स C4 के बाद एक पॉन की लीड यहाँ मिखाइल टाल को मिल ही गई, और शायद अपोजिट कलर्ड बिशप एंड गेम में है। अब एक पॉन की लीड का एडवांटेज मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ दो कनेक्टेड पॉन्स वर्सेस एक पॉन, साथ में किंग है,
तो एडवांटेज यहाँ अब व्हाइट को है। अगर ये 2 पॉन्स दूसरी तरफ होते 1 पॉन तो थोड़ी बात दूसरी होती है। किंग के साथ हैं ये दोनों कनेक्टेड पॉन्स, इसलिए ज्यादा डेडली होने वाले हैं। रुक D7 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, अटैकिंग A7 पॉन, रुक E6, बिशप पर अटैक बना, बिशप C3 स्क्वायर, बिशप टेक्स A2, रुक टेक्स A7, बिशप C4, किंग G3। अब रेस्ट मैटर ऑफ टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक भी मिखाइल टाल ने कमाल की लगाई है, वो भी देखने वाली है। बिशप D5 यहाँ व्हाइट सॉरी ब्लैक ने किया, देन F3, तो किंग F8, बिशप D4, पॉन पर अटैक है, D6 पर, D5 होना ही है, किंग C4, देन बिशप C4, किंग G5, किंग E8, रुक A8 चेक, किंग F7, रुक A7 चेक, किंग E8, B4, B5, बिशप B5 सॉरी, रुक A3, देन किंग F7 स्क्वायर पर G4, एंड G4 के बाद चलिए कोई खास दिक्कत नहीं है, रुक E2 स्क्वायर पर, और क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं बिशप रखा हुआ है यहाँ पर, बिशप C5, रुक E5 चेक। यहाँ बहुत ही स्मार्टली मिखाइल टाल ने अपने इस बिशप को सही स्क्वायर पर रख लिया है, किंग H6 स्क्वायर पर, देन रुक E6, और ये रुक E6 क्यों किया गया है यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि फ्रेंड्स चेक देने के बाद मुझे नहीं लगता इस पॉन को डिफेंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती किसी भी तरह से। यहाँ वाइट को दो रुक D3, देन बिशप C6, रुक D8, रुक E8, और रुक एक्शन जरूरत नहीं है, रुक D4, रुक E6, F4, किंग E8, देन किंग G7। और फ्रेंड्स यहाँ मैं इस पोजीशन पर पहुंचना चाहता था, ये किंग जैसे ही G7 स्क्वायर पर आया उसके बाद एवेगनी की गेम और ज्यादा खराब हो गई। क्यों हो गई दिखाता हूँ। बिशप E4 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, और क्यों किया है, बिशप D6 और ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज, B6 था, ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज शायद कर लेनी चाहिए थे, लेकिन बिशप F3 यहाँ पहले बैक नहीं किया और इस पॉन पर अटैक बनाया, और लेकिन कुछ बातों को नजरअंदाज यहाँ विग्नी कर गए। रुक D8 चेक हुआ तो किंग E7 स्क्वायर पर गया, देन रुक D3 और दोबारा रुक एक्सचेंज ऑफर है, और शायद ये कर लेने चाहिए थे। क्यों कर लेने चाहिए थे, रुक टेक्स B6, रुक टेक्स F3 होना चाहिए था किंग D3 स्क्वायर पर, एक पॉन की लीड होती, पॉन को निकालना मुझे नहीं लगता ज्यादा दिक्कत वाला काम था यहाँ इस पोजीशन से। यहाँ बिशप टेक्स G4 अगर गलती ब्लैक कर दे तो बिशप D8 चेक होगा, किंग E8 स्क्वायर पर जाएगा, देन बिशप G5, और ये चेक मेट किस तरह से रुकेगी। इसीलिए मैं कह रहा था जब ये किंग G7 स्क्वायर पर आया था तो बहुत डेडली हो गया था मिखाइल टाल का। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं गेम में क्या हुआ था। ये मूव ब्लंडर आई थिंक, बिशप E2 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, रुख पर अटैक बना तो बिशप D8 चेक, ये मूव तो आना ही था, किंग E8 स्क्वायर पर, देन रुक D2। और फ्रेंड्स अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बिशप टेक्स G4 वाज नॉट इन ऑप्शन बिकॉज ऑफ बिशप G5, और यहाँ डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट होगी और चेकमेट किसी भी तरीके से नहीं बची जा सकती। तो यहाँ रुक D3 बेटर, बिशप G5, और उसके बाद यहाँ एविग्नी ने इस पोजीशन को संभालने की कोशिश की, उन्होंने यहाँ किया बिशप D3। लेकिन फ्रेंड्स मिखाइल टाल का फाइनल मूव था, उन्हें यही चाहिए था। आप देख सकते हैं बिशप पिन हो चुका है, अदरवाइज यहाँ चेकमेट है, तो मिखाइल टाल को मौका मिला अपने इस F पॉन को आगे पुश करने का। उन्होंने यहाँ अपना फाइनल मूव चला था F5 का, और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद एविग्नी वस्युकोव ने रिजाइन कर दिया, रिजाइन करना ही पड़ेगा, बिशप मूव हो नहीं सकता, और यहाँ ये पासर्स आराम से निकलते चले जाएंगे। रुक F3 जैसा ज्यादा से ज्यादा ब्लैक एक मूव चल सकता है। रुक पर भी अटैक था, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ रुक पर भी अटैक बन रहा था इस बिशप का, तो रुक को बचाना ही होगा। देन F6 एंड दैट्स इट। अगले मूव में चेक होगा और उससे अगले मूव में प्रमोट हो जाएगा, उससे पहले व्हाइट को यहाँ इस बिशप को एलिमिनेट करना होगा, रुक डिफ्लेक्ट होगा इस F फाइल से, और पॉन प्रमोशन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो फ्रेंड्स इस मूव के बाद या इस गेम के बाद अगले दिन की हेडलाइन थी कि मिखाइल टाल ने एक मूव को 40 मिनट तक एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के बाद इंप्लीमेंट किया, लेकिन फाइनली उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि उस 40 मिनट तक मैं एक हिप्पोपोटामस को दलदल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल जरूर प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।